एवरीवन, जैसे कि हम ऑलरेडी नर्सिंग फंडामेंटल में न्यूट्रिशन फाउंडेशन के अंदर, मेडिकल सर्जिकल के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, हर जगह पर हम चीज़ों में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। बट एक शॉर्ट ब्रीफ लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन क्या है? हमारी एक नेसेसिटी है। कब से कब तक? जब बेबी का बर्थ होता है तब से लेके टिल पेशेंट पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी डेथ तक न्यूट्रिशन क्या है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें, देन न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ टोटल of all the interaction that occur between an organism and the food it consumes। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या है? एक टोटल सम है किन चीज़ों का, एक इंटरेक्शन है किसके बीच में, एक ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और उसके साथ साथ जो टोटल फूड और जो भी पर्सन है उसको इनटेक करता है उसके बीच का एक कंपोजिशन। ठीक है, उसको कंज्यूम करना, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, डेट इज इसमें आता है हमारा न्यूट्रिशन के अंदर। न्यूट्रिशन सिर्फ इतना नहीं है कि हम फूड ले रहे हैं और न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो गया, नहीं। वैराइटीज़ ऑफ फूड, वैराइटीज़ ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल्स, डाइट, सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कुछ चीज़ें हमें बाहर सेक्टर में लेनी होती हैं, और हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड और चीज़ें फ्लो के अकॉर्डिंगली जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है, हमें उसी तरह हमें खाने की ज़रूरत है। और खाना भी सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने सिर्फ राइस खा लिए हमने, डेली हम सिर्फ राइस खा रहे हैं तो हमारे सर्वाइवल के लिए नफा नहीं। अगर हम सिर्फ एक पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस। अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो, मैरासम्स एंड क्वार्सिओकर्स, जो मेन डिजीज है जो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है हमें, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से। ठीक है, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम बात करें न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली टोटल फूड, सम ऑफ कंजप्शन of food by an organism। ठीक है, क्यों? फॉर द सर्वाइवल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंसान को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन में हम 10 दिन भूखे रह सकते हैं, 1 मंथ भूखा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक वीकनेस को क्या है, लेथार्जी आ जाएगी, वीक फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, आप चीज़ें प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली जैसे हम बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए नेसेसिटी है हमारे सर्वाइवल के लिए, और ये चीज़ें मास्लो हायरार्की नीड्स है, उसमें भी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर है। साइकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैस्लो हायरार्की नीड्स। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइंट, कोई भी पर्सन जो प्रॉपर डाइट पे है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या वो अच्छी रहेगी। तीसरा, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की नीड्स, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, मैस्लो हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग भी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज है। ठीक है, उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंस में आता है हमारा प्राइमरी नीड ऑफ द एवरी इंडिविजुअल, मैस्लो हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर न्यूट्रिशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ द टिश्यूज, फॉर द रिपेयरिंग एंड हीलिंग ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन इज कंसिडर्ड एज द हॉस्पिटलिटी एंड सोशल स्टेटस, कंसिडर्ड एज द हॉस्पिटलिटी एंड सोशल स्टेटस, एक सामाजिक स्तर को डिसाइडेड करता है, बिकॉज वो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट, हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड चीज़ों को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। और न्यूट्रिशन क्या है, ओनली फुलफिल न्यूट्रिशन नीड ऑफ द पर्सन बट ऑल्सो सोशल एंड एफिलिएटिव नीड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी हमारी हम अगर यहाँ पे बात करें हमारी एफिलिएटिव नीड्स की, एफिलिएटिव नीड्स रिलेट करती हैं कि हम कोई भी फंक्शन पार्टीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें लंच के टाइम इसमें रहेगा,
या डिनर टाइमिंग्स में रहेंगे, वो सारी चीज़ें क्या है किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर, कि खाना सबको मिलना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो वो किस में आता है, हमारा एफिलिएटिव नीड्स के अंदर। ठीक है, अब बात आती है हमारे फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्टिंग करते हैं हमारे न्यूट्रिशन को। ठीक है, फैक्टर्स सबसे फर्स्ट आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन भी हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, बिकॉज रिलीजन प्रैक्टिस अफेक्ट्स द इनटेक ऑफ द फूड। फॉर एग्जांपल, सम रिलीजन्स अलाउ टू टेक ओनली वेजिटेबल्स एंड नॉट एनिमल्स। बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हैं, अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो जिसमें कि मना किया जाता है कि आप मीट, चिकन, गोश्त वगैरह ना लें। ठीक है, लेकिन अदर रिलीजन्स में बात करें तो वहाँ पे हम इजीली वेजिटेबल्स के साथ साथ बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं। तो हम किस तरीके के रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें हमारे न्यूट्रिशन राइट को अफेक्ट करती है। जैसे हिंदू कैन नॉट टेक काउ मीट बट मुस्लिम लव्स टू ईट इट। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर बात आती है हमारे इथनिसिटी एंड कल्चर। नियमों के अनुसार और हमारी संस्कृति के अनुसार भी क्या चीज़ें हमें इफेक्ट करती है। इथनिसिटी, जो हमारे नियम है, अक्सर डिटरमाइन फूड प्रेफरेंसेस, उनके ऊपर हमारे फूड की प्रेफरेंसेस क्या है वो डिपेंड करती है। इन इंडियन सिनेरियो, अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें, जो ट्रेडिशनल पीपल्स है डज नॉट अलाउ प्रेग्नेंट वुमेन टू टेक पपायाज। उन्हें पपाया नहीं लेना चाहिए, वाटरमेलन नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या उनको मिसकैरेज हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें। तो वो हमारे नियमों के अनुसार और हमारी संस्कृति के अनुसार क्या चीज़ें हमें मना की जाती है। ऐसे ही हम बात करें एज। ठीक है, अभी जो नियोनेट है या 6 मंथ का ग्रोइंग बेबी वो वीनिंग पे आया है, तो पहले क्या है, कुछ अदर लिक्विड्स ट्राई करेगा, फिर सेमी सॉलिड फूड ट्राई करेगा, फिर सॉलिड फूड्स ट्राई करेगा। ठीक है, वहीं पे जब अडल्ट एज में जाएगा तो उसको जंक फूड, आउटर फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे अडल्ट एंड अडल्ट के अंदर। फिर उसके बाद जब वो ओल्ड एज में आएगा तो लाइट खाना, फिर से सॉलिड्स डेट्स पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी एज क्या है वो हमारे न्यूट्रिशन फैक्टर को अफेक्ट करती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन में हमारी एज भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वहीं पे अगर ओल्ड एज एक फास्ट फूड ले ले तो उसकी बॉडी उस चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, राइट। और वहीं पे जो अडल्ट और जो अडल्ट है वो फास्ट फूड को, जंक फूड को, स्नैक्स को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस। ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेटस किस लिए, क्योंकि पर्सन की आर्थिक कंडीशन क्या है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पर्सन क्या खा सकता है, ठीक है, कितना अफोर्ड कर सकता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड हाउ फ्रीक्वेंटली टू ईट इज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। अभी डॉक्टर ने तो बोल दिया कि डेली आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है, हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स आपको डेली लेने हैं, 10 पीसेस आप डेली लीजिए, लेकिन ये चीज़ तो पर्सन की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करेगी ना कि वो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो वीक में एक बार अफोर्ड कर सकता है चीज़ें, मंथ में एक बार अफोर्ड कर सकता है, उन चीज़ों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग मील्स 3 times a day इज विश टू पुअर मैन। अब हम जनरल मिडिल क्लास पर्सन हैं, वो 3 टाइम खाना खा रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, चाय पानी खाना डिनर सब ले रहे हैं। वहीं पे जो पुअर लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, या फिर जो झुग्गी झोपड़ियों में या जो बहुत ही स्लम्स एरिया में रहते हैं, उनको के लिए एक विश है कि वो प्रॉपर टाइम पे खाना भी उनको मिल जाए। उनको इस टाइम मिल गया, दे डोंट नो कि उनको नेक्स्ट मॉर्निंग वो खाना या नाइट में उनको मिलेगा सर्वाइवल के लिए या नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें क्या हमारे इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करती है। फिर बात आती है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस को अफेक्ट करता है। वो कैसे, द लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा पीयर ग्रुप, हमारा जेंडर क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन सेलेक्टिंग द फूड, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी जो जीवन शैली है कि हमारा पीयर ग्रुप क्या है, हम किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारा जो सोशलिज्म है वो कैसा है, वहाँ पे किस तरीके के स्टैंडर्ड्स को मैच किया जाता है, उनका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फूड किस चीज़ों में है, तो हम कहाँ पे चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर,
बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? सच एज इलनेस है, पेशेंट बीमार है, ठीक है, कोई इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी ड्रग्स के ऊपर है, कोई कीमोथेरेपी चल रही है, ठीक है, तो वो कंडीशंस भी क्या है? अब हम बीमार हो जाए, मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या हमें खाने का मन करता है? नहीं करता ना। अगर हमें जो डॉक्टर्स ने मना किया है उस टाइम से हम वैसा ही सोचते हैं कि नहीं, हमें अब बस यही खाना खाना है, हमें यही चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी क्या है? हमारे न्यूट्रिशन फैक्टर को अफेक्ट कर देती है। नेक्स्ट इज आवर पर्सनल प्रेफरेंसेस। पर्सनल प्रेफरेंसेस हमारे क्या रहेंगे? पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है कि हमारी फूड हैबिट कैसी हैं, फास्टिंग करते हैं, अगर फास्टिंग करते हैं तो कौन सी डाइट ले रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हमें अफेक्ट करती हैं। हम अपनी खुद की ब्यूटी के लिए कितना कॉन्शियसनेस है, ठीक है, हमारे फिजिक को लेके हम कितना कॉन्शियस हैं। जैसे जो पर्सन जिम में जाते हैं वो अपने प्रोटीन को लेना, डाइट को लेना बहुत कॉन्शियस होते हैं ना। अच्छा, वहीं पे जो बॉडी फिजिक को बॉडी ब्यूटीज़ को लेके चलते हैं, अगर हम गर्ल्स की बात करें, नहीं हम हेल्दी हो जाएंगे, बहुत कॉन्शियस हैं, नहीं खाना नहीं खाना, अच्छा फैट बढ़ गया है तो ये चीज़ें स्किप कर दो, हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे पर्सनल प्रेफरेंसेस भी क्या है? हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। कई बार अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड भी क्या चीज़ों को अफेक्ट करती है कि साउथ इंडियन प्रेफर्स द फिश, राइस एक्सेट्रा, लेकिन वो अदर एरिया में जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, तो वहाँ पे उनको वो चीज़ें ईजिली नहीं मिलती, ठीक है, क्लियर हो गया। वहीं पे फिर हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी क्या है? हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है मानसिक तौर से, ठीक है, हम इमोशनल हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं उस कंडीशंस के अंदर। ये था हमारा जर्नली ब्रीफिंग। अब हम बात आती है असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। उसको हम 4 चीज़ों में कंसिडर कर रहे हैं, A, B, C and G, ठीक है। A here is collect orthopometric measurements। ऑर्थोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अंदर क्या आता है कि जो भी पर्सन है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चेकआउट करने के लिए कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, अकॉर्डिंग टू हाइट वेट सफिशिएंट है या नहीं है, स्किन का कलर कैसा है, आर्म सर्कमफ्रेंसेस कैसी है, वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस कैसी है, सब इसके अंदर आता है हमारा ऑर्थोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अंदर। फिर आता है हमारा डिटरमाइन बायोकेमिकल डाटा। डिटरमाइन बायोकेमिकल डाटा। बायोकेमिकल डाटा के अंदर हम क्या चेकआउट करते हैं? हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, ठीक है, हमारा CBC लेवल कैसा है, टोटल ग्लूकोज काउंट कितना है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? हमारी बायोकेमिकल डाटा के अंदर। फिर आता है हमारा क्लिनिकल साइन। कि कहीं पेशेंट की स्किन पेल तो नहीं दिख रही, पेशेंट टायर्ड तो नहीं दिख रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट तो नहीं है, वो किस में काउंट हो जाएंगे? हमारे क्लिनिकल साइन के अंदर। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डाइटरी हिस्ट्री। डाइटरी हिस्ट्री के अंदर हमारा क्या आएगा? आस्किंग क्लाइंट इन डिटेल अबाउट हिज फूड प्रेफरेंसेस, कि पेशेंट से उसकी फूड प्रेफरेंसेस के बारे में कंप्लीटली फाइंड आउट करना। लाइकिंग क्या है उसकी, फूड हैबिट्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, डेली फूड इनटेक कितना है, इनटेक ऑफ विटामिन सप्लीमेंट्स कितना है, तो किसके अंदर आ जाएगा? हमारा डाइटरी हिस्ट्री के अंदर। क्लियर हो गया। तो इससे क्या है, हम पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑर्थोपेडिक मेजरमेंट, जिसके अंदर हाइट वेट, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो बॉडी मास इंडेक्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके बाद बायोकेमिकल में बात करें तो पेशेंट का HB लेवल, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। हमारे फर्दर चीज़ें जो है ऐसे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बायोकेमिकल के अंदर आ जाएंगी। फिर बात करते हैं हम क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन के अंदर हम चेकआउट करेंगे कि पर्सन को कोई पेलनेस तो नहीं है, फटीग तो नहीं है, लेथार्जी नहीं हो, कोई इलनेस है,
ठीक है, वो सारी चीजें, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ये हमारे सब क्या है, क्लिनिकल साइन। अब डाइटरी हिस्ट्री में क्या है, लाइक्स, फूड प्रेफरेंसेस क्या क्या है, डेली इनटेक क्या है फूड की, ठीक है, विटामिन सप्लीमेंट्स कितने ले रहे हैं डेली। तो इससे क्या है, हम क्लाइंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ जो आगे हम कंसिडर करेंगे, अब हमें ये तो पता लग गया कि न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। अब बात आती है हमारी नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन की। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, दैट इज नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन क्या है? It is the insertion of a tube into the esophagus and stomach through the nose. Nasogastric intubation क्या है? It is the insertion of tube. It is the insertion of tube into the esophagus and stomach through the nose। ठीक है, नाक के थ्रू पेशेंट को एसोफेगस और स्टमक के अंदर एक ट्यूब को इंसर्ट कर देना कि पेशेंट की, क्लाइंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को हम कंप्लीट कर पाए। अब बात आती है कि ये मेथड, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन जो है वो हम क्लाइंट को कब देंगे, किस टाइमिंग्स में इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, व्हेन द पेशेंट इज अनएबल टू इंजेस्ट, च्यू एंड स्वेलो फूड। कब कब? पेशेंट इज अनएबल टू इंजेस्ट, कि वो माउथ में फूड को ले ही नहीं सकता, च्यू उसको चबा नहीं सकता और ना ही उसको स्वेलो कर सकता है। इस कंडीशन में क्या है, हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन का यूज करेंगे। या फिर क्या, क्लाइंट बहुत ज़्यादा वीक है हमारे फूड को स्वेलो करने के लिए, खाने को निगलने के लिए वो बहुत वीक है, या फिर कोई भी क्लाइंट की सर्जरी हुई हो, माउथ की, थ्रोट की, कोई भी सर्जरी हुई है, फेस का या थ्रोट का, फेशियल पैरालिसिस हुआ हो, पैरालिसिस हो फेस, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ जॉ, हमारे जबड़े का क्या है, कोई भी फ्रैक्चर हुआ हो, और फॉर ए पेशेंट हु रिफ्यूजेस फूड, और उस पेशेंट के लिए भी जो खाना खाने से बिल्कुल डिनाई करता है, मना करता है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशन चीज़ों को क्या है, हम कवर अप कर पाए। अब बात आती है, वो बात थी हमारी किस किस कंडीशन में हमें पेशेंट को एंटी ट्यूब पे लेके जाना है। अब बात आती है कि वो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन कंडीशंस में हम पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन नहीं देंगे। वो कौन से? कोई भी स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो, ठीक है, उसके साथ साथ गैस्ट्रिक सर्जरी के साथ साथ कोई अल्सर क्लाइंट को स्टमक के अंदर या एसोफेगस के अंदर, ठीक है। TOF हो, TOF यहाँ पे टेट्रोलोजी ऑफ पैलेट नहीं है, दैट इज ए ट्रैकियो एसोफेगस फिस्टुला, दैट इज ए ट्रैकियो एसोफेगस फिस्टुला, ठीक है। उस कंडीशन में क्या है, हम लोग क्लाइंट को नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन नहीं देंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं क्लाइंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सी चीज़ है, हमारी एक रोलेस ट्यूब होती है जिसको हम एक बाउल के अंदर कंटेन करेंगे, कोल्ड वाटर के अंदर उसको जेली के अंदर मिक्स करेंगे। हमारे नोज एरिया से, यहाँ से मार्क आउट करते हैं, नोज से लेके स्टमक तक का रेशियो हम क्या है उसको मार्किंग ऑन करेंगे और उस पर एक मार्क फिक्स ऑन कर देंगे, ठीक है। कंप्लीटली एंटीसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करते हुए
हम चीज़ों को डिप कर देंगे। और जब पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसको सारे प्रोसीजर को समझा देंगे, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको उन चीज़ों के बारे में ब्रीफ कर देंगे। हम किसी भी चीज़ को जब ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं तो हम लिटिल बिट भी क्या है क्लाइंट को फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स करने की वजह से क्या है हमारी जो मस्कुलर मेम्ब्रेन्स है, जो हमारी मसल्स है वो क्या है रप्चर्ड हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। क्लियर हो गया। और मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें 3 मेथड आ जाते हैं। एक कंटिन्यूस फीडिंग मेथड जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है, बहुत माइनर ड्रॉप्स के अंदर अगर बात करें तो करीब 500 ml पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंग, दैट इज कंटिन्यूस फीडिंग मेथड। फिर आता है हमारा इंटरमिटेंट फीडिंग। इंटरमिटेंट फीडिंग के अंदर क्या है, हमें करीब 400 ml 30 मिनट में हम क्या है कवर अप कर देते, दैट इज इंटरमिटेंट फीडिंग मेथड। दैट इज बॉलस फीडिंग मेथड। बॉलस फीडिंग मेथड क्या है, 250 से 400 ml क्या है टोटल सीरिंज के थ्रू, बैरल सीरिंज के थ्रू हम क्या धीरे 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 क्या है क्लाइंट को नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग के थ्रू क्या है इंसर्ट करेंगे। जब हम क्लाइंट को चीज़ों को इंसर्ट कर रहे हैं तो हम चेकआउट करते हैं कि क्लाइंट को किसी भी तरीके की नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया ना हो रहा हो। बहुत फ्रीक्वेंटली क्या पेशेंट को डाइट प्रोवाइड करेंगे, एकदम से चीज़ों को कम्प्लीटली फिल ऑन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ कंटिन्यूटी में जो हमारा आता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग आ जाता है, पेरेंटल फीडिंग आ जाता है, गैस्ट्रोक्टमी फीडिंग आ जाता है। गैस्ट्रोक्टमी फीडिंग के अंदर क्या है डायरेक्ट हम लोग एक ओपनिंग बनाते हैं स्टमक के अंदर, जिसके थ्रू एक पाइप को इंसर्ट कर देते हैं, जो खाना डायरेक्टली कहाँ जाता है हमारे स्टमक में जाता है, और सिरिंज के थ्रू पेरेंटल रूट के थ्रू क्या है हम क्लाइंट को फीड करा रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है। फिर अब बात आती है हमारी इसी में, ये था सब फीडिंग के लिए। फिर आ जाता है हमारा गैस्ट्रिक इरिगेशन। गैस्ट्रिक इरिगेशन के अंदर क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट ने कोई भी पॉइजनस चीज़ें ले ली हैं या फिर क्लाइंट को कोई अल्सर है बहुत ज़्यादा जिसके अंदर पस फॉर्मेशन वगैरह हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं क्लाइंट को गैस्ट्रिक इरिगेशन कराते हैं। तो गैस्ट्रिक इरिगेशन अभी तक हमने सिर्फ न्यूट्रिशन को इनटेक करने के बारे में पढ़ा, वहीं पे हम जहाँ पे सप्लीमेंट्स कुछ भी अंदर पॉइजनस हो गए हैं, क्लाइंट ने कोई पॉइजन ले लिया है, तो उसके लिए हम गैस्ट्रिक इरिगेशन कराते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आप सबको अंडरस्टूड हो गया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस